हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 7 तक हमारी ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 8 हमारी चल रही है। आज हम उसमें नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक वो है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन के रिलेटेड। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन एक ऐसा प्रोसेस है जो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूसर से एंड कंज्यूमर तक कैसे और किस रेट से जाएंगे। ये मार्केटिंग का बैकबोन है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट क्वांटिटी में नहीं पहुंचेगा तो सेल्स का क्या फ़ायदा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या मार्केटिंग चैनल्स वो पाथवेज हैं जो गुड्स को मार्केट तक ले जाते हैं, इन्वॉल्विंग इंटरमीडियरीज जैसे होलसेलर्स, रिटेलर्स या डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इन डिटेल। व्हाट आर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या मार्केटिंग चैनल्स कह लो, ये वो पाथवेज हैं जो प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूसर से एंड कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। ये चैनल्स डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कैसे, कहाँ और कब कंज्यूमर तक पहुंचेगा। चैनल की चॉइस प्रोडक्ट की नेचर, टारगेट मार्केट क्या है, कंपटीशन कितना है और कंपनी रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। अब इसमें हम कुछ की टाइप्स के अगर चैनल करें तो सबसे पहला आता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडियरी। इसमें जो मेथड्स यूज किए जाते हैं या तो कंपनी के खुद के ओन स्टोर्स होते हैं या थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। अब इसका मेन काम कब होता है? देखो, जब आप हाई कंट्रोल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे चाहते हो तो ये इसको आप यूज कर सकते हो। लाइक लग्जरी गुड्स, स्पेशलाइज सर्विसेज में इसको यूज किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं, एप्पल अपने स्टोर्स और वेबसाइट से आईफोन को डायरेक्टली सेल करता है। फिर सेकंड आता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इंटरमीडियरीज जैसे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स या एजेंट्स का यूज किया जाता है कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। इसको बेसिकली मिडलमैन भी आप कह सकते हो इंटरमीडियरीज को। बेसिकली जब आपकी मार्केट कवरेज वाइड है या कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स है तब आप इस चैनल को यूज करते हो। एग्जांपल अगर दूं, HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड डव सोप्स को होलसेलर और रिटेलर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब बात आते हैं कुछ की इंटरमीडियरीज जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आते हैं होलसेलर्स। देखो, बल्क में मैन्युफैक्चरर से ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और रिटेलर्स या बिजनेसेस को ये सेल करते हैं। इन ये वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इवन डिलीवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल अगर दूं, मेट्रो कैश एंड कैरी होलसेलर्स रिटेलर्स को बल्क ग्रोसरी सप्लाई करते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या प्रोडक्ट कैटेगरीज में स्पेशलाइज करती हैं, यानी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं और रिटेलर्स या कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। एग्जांपल अगर दूं, इनग्राम माइक्रोटेक प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है टू रिटेलर्स। तीसरा आता है आपके रिटेलर्स, बिजनेसेस जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स, ऑनलाइन रिटेलर्स, सुपरमार्केट्स या स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं। एग्जांपल अगर दूं, डी मार्ट अफोर्डेबल ग्रोसरीज रिटेल करता है। फिर आते हैं एजेंट्स और ब्रोकर्स। ये वो इंटरमीडिएट्स हैं जो प्रोड्यूसर और बायर के बीच ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करते हैं और कमीशन को अर्न करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, रियल एस्टेट एजेंट्स प्रॉपर्टी डील्स को क्लोज करते हैं। अब आता है चैनल्स एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रोडक्ट को कंजम्पशन के लिए अवेलेबल करते हैं। हर मेंबर अपना रोल प्ले करता है टू इंश्योर एफिशिएंसी और रीच। इसमें बेसिकली मेंबर्स यानी आपके मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स या होलसेलर्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल अगर दूं, कोका कोला का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के साथ सीमलेस कोऑर्डिनेशन रखते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाउ आर चैनल अल्टरनेटिव्स असेस्ड? देखो, चैनल अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करने के लिए कंपनीज तीन क्राइटेरिया यूज करती हैं टू चूज द मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जो ये तीन क्राइटेरिया, इसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इसमें फोकस होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे और सेल्स पोटेंशियल जो एक चैनल जनरेट करके देता है उस पे होता है। अगर एग्जांपल दूं, Amazon ई कॉमर्स चैनल यूज करता है क्योंकि लो ओवरहेड कॉस्ट और हाई सेल्स वॉल्यूम देता है ये चैनल। फिर होता है कंट्रोल क्राइटेरिया। इसका फोकस है कंट्रोल करना डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्राइसिंग और ब्रांड इमेज पे। डायरेक्ट चैनल ज्यादा कंट्रोल देते हैं कंपेयर टू इनडायरेक्ट वंस। अगर एग्जांपल दूं, एप्पल डायरेक्ट स्टोर्स यूज करता है टू मेंटेन प्रीमियम ब्रांड कंट्रोल। तीसरा अडेप्टिव क्राइटेरिया आता है।
इसमें फोकस होता है चैनल की फ्लेक्सिबिलिटी पे कि वो कितना अडेप्ट करता है मार्केट चेंजेस को, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को जो हो रही हैं मार्केट में। एग्जाम्पल अगर दूं, जोमेटो क्लाउड किचन्स के साथ अडेप्टिव चैनल्स यूज करता है टू मीट अर्बन फूड डिलीवरी डिमांड्स। ठीक है, अब आगे आता है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, डिस्काउंट रिटेलर्स कौन होते हैं? ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट रिटेलर्स? देखो, डिस्काउंट रिटेलर्स वो बिजनेसेस हैं जो लो प्राइसेस को अपना मेजर सेलिंग पॉइंट बनाते हैं बाय रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट और ऑफरिंग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। इसके मेन फीचर्स की बात करें तो लो प्राइस है, बल्क परचेजिंग करते हैं, सप्लायर से नेगोशिएशंस करते हैं और एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ये लो प्राइसेस को अचीव करते हैं। कॉस्ट कटिंग है, मिनिमल स्टोर ओवरहेड्स इनको पड़ते हैं, लीन ऑपरेशंस हैं इनके, और ये प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत कम रखते हैं जिससे कॉस्ट कटिंग होती है। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स जो अफोर्डेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, ये इनकी टारगेट ऑडियंस होती है। एग्जाम्पल अगर दूं, डी मार्ट लो प्राइजेस और मिनिमलिस्टिक स्टोर्स के साथ बजट शॉपर्स को अट्रैक्ट करता है। अब बात आती है व्हाट आर चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स तब होते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स के जो गोल्स है वो इनकम्पैटिबल होते हैं, जिससे कंपटीशन या डिसएग्रीमेंट्स अराइज होते हैं। ये कॉमन है क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर और रिटेलर्स के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। अब टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो सबसे पहले वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ये डिफरेंट लेवल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक जैसे मैन्युफैक्चरर या होलसेलर या रिटेलर के बीच हो सकता है। एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और रिटेलर्स के बीच प्राइसिंग डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जब रिटेलर्स लो मार्जिन कंप्लेन करते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। सेम लेवल के एंटिटीज के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, जैसे कंपीटिंग रिटेलर्स या होलसेलर कह लो। एग्जाम्पल, दो डीमार्ट स्टोर सेम एरिया में प्राइस वॉर शुरू कर देते हैं। अब आगे आता है हाउ इज अ चैनल लेंथ डिसाइडेड। चैनल की हम लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, चैनल लेंथ मार्केट और प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। पहले चैनल लेंथ का अगर मतलब बताऊं, नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज आप कितने रखोगे। अब इसमें जो की फैक्टर्स आते हैं उसमें सबसे पहला आता है लार्जर मार्केट साइज, उतना ही लंबा चैनल होगा। देखो, बड़े मार्केट्स में लॉन्गर चैनल जरूरी होते हैं ताकि वाइड ज्योग्राफिकल कवरेज पॉसिबल हो पाए। अगर एग्जांपल दूं, कोका कोला लॉन्ग चैनल्स यूज करता है विद डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स ताकि रूरल इंडिया में वो पहुंच कर सके। सेकंड मेन फैक्टर है, अगर तो सर्विस लेवल हाई है तो शॉर्टर चैनल रखो। देखो, जब प्रोडक्ट या मार्केट हाई सर्विस डिमांड करती है, लाइक आपको पर्सनलाइज सपोर्ट देनी पड़ेगी, आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ेंगी, तो शॉर्टर चैनल्स बेटर होते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। अगर एग्जांपल दूं, टेस्ला डायरेक्ट सेल्स मॉडल यूज करती है फॉर प्रीमियम ईवी सर्विस। तीसरा मेन आता है असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, उतना ही वाइडर चैनल। देखो, जब कस्टमर्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो वाइडर चैनल्स ज़्यादा अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, लाइक मल्टीपल इंटरमीडिएरीज को इन्वॉल्व करो। एग्जाम्पल अगर तुम देखो, अमेजोन वाइड चैनल्स यूज करती है और डाइवर्स प्रोडक्ट्स को मल्टीपल सप्लायर्स ऑफर करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इन्फ्लुएंसेस डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज को शेप करते हैं। अब इन फैक्टर्स की बात करें, इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है, ट्रेड रेगुलेशंस होगी, टैक्सेशन पॉलिसीज होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो रूल्स चल रहे हैं और जो चैनल की रेस्ट्रिक्शंस है, ये सारी की सारी चीजें मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन पे अफेक्ट करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एफडीआई रेगुलेशंस इंडियन रिटेल में फॉरेन ब्रांड्स की एंट्री को शेप करती हैं। सेकंड मेन आता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ कैसी है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कैसी है, इन्फ्लेशन चल रही है और मार्केट के डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस को मिलके सारे के सारे चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। एग्जांपल अगर दूं, रिसेशन में कंपनीज कॉस्ट एफिशिएंट चैनल प्रेफर करती हैं। तीसरा आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स। अगर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल टूल्स डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, जोमेटो का ड्रोन डिलीवरी पायलट अर्बन फूड डिलीवरी को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। ठीक है जी। चौथी आती हैं आपकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। देखो, जो प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ, कंपटीशन लॉस के साथ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रीब्यूशन को शेप करती हैं। एग्जाम्पल अगर दूं, सीसीए रेगुलेशंस प्रीडेटरी प्राइसिंग को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। अब बात आती है डिलीवरी मोड्स की। डिलीवरी गुड्स की पोजेशन को सेलर से बायर तक ट्रांसफर करने का प्रोसेस है।
ये फिजिकल या सिंबॉलिक दोनों हो सकती हैं, इसको हम समझ लेंगे। अब जो की डिलीवरी मोड्स है जो पेपर में पूछे जाते हैं, सबसे पहले आती है एक्चुअल डिलीवरी। इसमें फिजिकल ट्रांसफर होता है गुड्स का फ्रॉम सेलर टू बायर। एग्जांपल, डी मार्ट कस्टमर को ग्रोसरी फिजिकली हैंड ओवर करता है। फिर आती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये थर्ड पार्टी लाइक जैसे वेयर हाउस हो गया, एक्नॉलेज करता है गुड्स को बायर के बिहाफ पे होल्ड करने का। ठीक है, एग्जांपल अगर दूं, अमेज़न का वेयर हाउस गुड्स को बायर के लिए रिजर्व करता है बिफोर शिपिंग। फिर आती है सिंबॉलिक डिलीवरी। सेलर बायर को सिंबॉलिक आइटम जैसे गोडाउन की देता है टू रिप्रेजेंट की पोजीशन ट्रांसफर हो चुकी है। एग्जांपल, कार डीलरशिप बायर को कार की सिंबॉलिकली प्रोवाइड करती है। फिर आती है एक जर्नल डिलीवरी। इसमें वॉलंटरली ट्रांसफर होता है गुड्स की पोजेशन फ्रॉम सेलर टू बायर। ये यूजुअली फिजिकल ही होती है। अगर एग्जांपल दूं, ज़ोमैटो फूड डिलीवरी राइडर कस्टमर को ऑर्डर देती है। ठीक है जी। अब एक आता है, इसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सर्विसेज एंड ओनरशिप चैनल। देखो, सर्विसेज में ओनरशिप चैनल कॉम्प्लेक्स होता है ड्यू टू इनसेपरेबिलिटी, यानी सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन इसमें होता है। अगर एग्जांपल दूं, एक बार्बर सर्विस डायरेक्टली कस्टमर को देता है, उसमें कोई इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अब आता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एक स्ट्रेटजी है जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम पॉसिबल आउटलेट्स में अवेलेबल कराती है ताकि वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज इंश्योर की जा सके। इसमें जो मेन फीचर्स आते हैं, सबसे पहला वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज। प्रोडक्ट्स हर पॉसिबल स्टोर या प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं। मास एडवर्टाइजिंग है, हैवी प्रमोशनल कैंपेन्स किए जाते हैं ताकि वाइड रीच को सपोर्ट किया जा सके। अगर एग्जांपल दूं, कोका कोला इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करती हैं ताकि कोक हर किराना स्टोर और सुपरमार्केट में मिल जाए। ठीक है जी। अब बात करते हैं चैनल मैनेजमेंट की। चैनल मैनेजमेंट वो एक्टिविटीज और स्ट्रेटजीज हैं जो कंपनीज यूज करती हैं इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को। ये चीज इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट्स सही जगह, सही टाइम और सही क्वांटिटी में पहुंचे। अब इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है चैनल का डिजाइन। देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। ठीक है जी। इसमें आप इंटरमीडिएरीज का नंबर और टाइप भी देखते हो कितना रखोगे। अगर एग्जांपल दूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर मल्टी टायर चैनल्स यूज करता है अपने एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर आता है चैनल की सिलेक्शन, कैपेबल चैनल पार्टनर्स चूज करना। अब ये चूजिंग कैसे होगी, ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, मार्केट कवरेज कितनी है और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर एग्जांपल दूं, एप्पल प्रीमियम रिटेलर सेलेक्ट करता है फॉर आईफोन से। तीसरा आता है चैनल मोटिवेशन। इसमें इंसेंटिव्स देना, ट्रेनिंग देना, सपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू पार्टनर्स को मोटिवेट किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली प्रमोट हो। अगर एग्जांपल दूं, मारुति सुजुकी डीलर्स को सेल्स इंसेंटिव टाइम टू टाइम देता है। फिर आती है चैनल की वैल्यूएशन। पार्टनर्स का परफॉर्मेंस असेस किया जाता है उनकी बेस्ड ऑन सेल्स वॉल्यूम, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, मार्केट कवरेज कितनी है और एग्रीमेंट्स कितने अधेयर हुए हैं। अगर एग्जांपल दूं, कोका कोला रिटेलर्स के सेल्स टारगेट को ट्रैक करता है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस और रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब ये आपके प्राइसिंग के रिलेटेड या टेरिटरी डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। अगर एग्जांपल दूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर रिटेलर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को नेगोशिएशन से सॉल्व करता है। एंड लास्ट आता है सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। देखो, चैनल पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि जो आप अपनी लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री और कस्टमर सर्विस को ऑप्टिमाइज कर सको। अगर एग्जांपल दूं, अमेज़न का सप्लाई चेन इंटीग्रेशन फास्ट डिलीवरी को इंश्योर करता है। ठीक है जी। अब आगे आता है हाउ डू चैनल मेंबर्स एंड मार्केट ग्रोथ थ्रू पीएलसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर्स और मार्केट ग्रोथ रेट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस के साथ अलाइन होता है। अगर हम वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर्स की बात करें, इसमें मार्केटिंग एफर्ट्स जो लगाए गए हैं, लॉजिस्टिक्स हो गए, कस्टमर सर्विस, सब कुछ आ जाता है। अब इसके कुछ मेन कॉम्बिनेशंस को समझते हैं। देखो, लो वैल्यू एडेड, लो मार्केट ग्रोथ, ये डिक्लाइन स्टेज में होता है। मार्केट श्रिंक हो रही होती है, चैनल मेंबर्स का वैल्यू एडिशन इसमें मिनिमल होता है। अगर एग्जांपल दूं, नोकिया फीचर्स फोन के डिक्लाइन फेज में रिटेलर्स मिनिमल एफर्ट्स को डालते हैं। हाई वैल्यू एडेड, लो मार्केट ग्रोथ, ये इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में चैनल मेंबर्स हैवी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स देते हैं, लेकिन मार्केट ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है जी। उसके अपने कारण है। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, जियो 4G लॉन्च में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हैवी ट्रायल्स पुश किए जब मार्केट न्यू थी।
तीसरा आता है कॉम्बिनेशन लो वैल्यू एडेड हाई मार्केट ग्रोथ, ये मैच्योरिटी स्टेज में होगा। देखो इसमें मार्केट सैचुरेटेड होता है, चैनल मेंबर्स का वैल्यू एडिशन लो होता है क्योंकि इस्टेब्लिश्ड डिमांड ने है, ठीक है जी। एग्जांपल अगर दूं, कोलगेट टूथपेस्ट मैच्योरिटी फेज में रिटेलर्स रूटीन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड लास्ट आता है हाई वैल्यू एडेड हाई मार्केट ग्रोथ, बेसिकली ये ग्रोथ स्टेज में होगा। रैपिड एक्सपेंशन फेज में चैनल मेंबर्स हाई मार्केटिंग और लॉजिस्टिक एफर्ट्स देते हैं और मार्केट ग्रोथ भी इसमें हाई होता है। एग्जांपल, Xiaomi स्मार्टफोन्स के ग्रोथ फेज में डिस्ट्रीब्यूटर्स अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है जी। अब आगे आता है हमारा जो टॉपिक, वो है कंज्यूमर बिहेवियर का। कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी स्टडी है जो देखती है कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स कैसे डिसीजंस लेते हैं टू सेलेक्ट, परचेज, यूज और डिस्पोज प्रोडक्ट्स को करने की। प्रोडक्ट्स नहीं, सर्विसेज भी, आइडियाज भी और इवन एक्सपीरियंसेस भी। ये बताते हैं कि क्यों एक बंदा आईफोन खरीदता है, क्यों कोई ऑर्गेनिक खाना प्रेफर करता है या क्यों कोई ओल्ड फोन रिसाइकल करता है। कंज्यूमर बिहेवियर साइकोलॉजिकल, यानी क्या सोचता है, सोशल, दोस्त या फैमिली क्या कहते हैं, कल्चरल, सोसाइटी का असर क्या है, ये सारे फैक्टर्स का मिक्स है जो बाइंग डिसीजंस को शेप करता है। ये मार्केटिंग का कोर है क्योंकि इसके बिना कंपनीज कस्टमर के नीड्स को नहीं समझती और प्रोडक्ट्स आपके फ्लॉप हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, उसको समझते हैं। देखो कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करता है कि लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं जब बात आती है प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, आइडियाज की, एक्सपीरियंसेस की, उनके सिलेक्शन, परचेज, यूज और डिस्पोजल की। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। साइकोलॉजिकल यानी माइंडसेट, सोशल यानी पीयर की इन्फ्लुएंस कितनी है और सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है। अब कुछ की एक्टिविटीज जो कंज्यूमर बिहेवियर में आती हैं, उसमें सबसे पहले आता है ऑप्टेन, प्रोडक्ट या सर्विस को एक्वायर करना, उसको परचेज करना, एक्सचेंज करना या किसी और तरीके से भी आप ले सकते हो। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट से एक स्मार्टफोन खरीदना या फ्रेंड से बुक एक्सचेंज करना ऑप्टेनिंग का पार्ट है। फिर आती है कंज्यूमिंग, एक्वायर्ड प्रोडक्ट या सर्विस का यूज करना या उसे कंज्यूम करना। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स पे मूवी स्ट्रीम करना या डाबर का हनी खाना। लास्ट आती है डिस्पोजिशन, प्रोडक्ट के यूज के बाद उसका डिस्पोजल, या तो उसको सेल कर दो या डोनेट कर दो या रिसाइकल कर लो। एग्जाम्पल, ओल्ड फोन को OLX पे बेचना या प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल करना। अब बात आती है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस की। ये कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस है क्या, ठीक है। अब हम इसको समझने जा रहे हैं। देखो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस एक सीरीज ऑफ स्टेजेस है जो बायर एक परचेज डिसीजन के लिए फॉलो करता है। ये प्रोसेस प्रोडक्ट या सर्विस के कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। एक कॉफी खरीदना सिंपल है लेकिन कार खरीदना कॉम्प्लेक्स। अब इसमें जो स्टेजेस आती हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। कंज्यूमर को नीड या प्रॉब्लम रियलाइज होती है जो सॉल्व करनी है उसे। ये इंटरनल स्टिमुली यानी भूख या प्यास कह लो, या एक्सटर्नल स्टिमुली एड्स, पीयर के इन्फ्लुएंसेस से ट्रिगर होती है, ठीक है। एग्जांपल अगर दूं, भूख लगने पे जोमेटो से फूड ऑर्डर करना। फिर आती है आपकी इंफॉर्मेशन सर्च स्टेज। कंज्यूमर इंफॉर्मेशन गैदर करता है अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में जो उसके पास हैं। ये इंटरनल सर्च और एक्सटर्नल सर्च हो सकते हैं। इंटरनल की बात करें तो आप अपनी पर्सनल नॉलेज यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल लाइक फ्रेंड्स या इंटरनेट से हेल्प ले सकते हो। एग्जाम्पल अगर दूं, स्मार्टफोन खरीदने से पहले अमेजॉन रिव्यूज को चेक करना। तीसरा, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। कंज्यूमर ऑप्शंस को कंपेयर करता है उनके फीचर्स, प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन और पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेस्ड पे। अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, सैमसंग या Xiaomi फोन्स का बैटरी लाइफ और प्राइस आप कंपेयर करते हो, ठीक है। चौथा आता है फिर परचेज डिसीजन लिया जाता है। कंज्यूमर फाइनल डिसीजन लेता है परचेज करने के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांड, क्वांटिटी, प्लेस और टाइम पे। एग्जांपल लाइक जियो मार्ट से स्पेसिफिक डार्क ब्लू जींस खरीदता। लास्ट आता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। परचेज के बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इवैल्यूएट करता है। अगर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशंस मीट करता है तो लॉयल्टी बढ़ती है, अगर नहीं तो पोस्ट परचेज डिसोनेंस होता है, यानी रिग्रेट होता है। एग्जांपल अगर दूं, न्यू फोन के स्लो परफॉर्मेंस से आपको डिससेटिस्फेक्शन है। तब एक क्वेश्चन उन्होंने केस स्टडी बना के दिया था, दिव्या के नाम से उन्होंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पूछा, अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू परचेज पूछा था। देखो दिव्या के केस में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में दिखाती है। दिव्या एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप में है और कार खरीदने का डिसीजन लेती है। अब इसको हम सीक्वेंशियल स्टेजेस में समझते हैं। देखो सबसे पहले सोशल इन्फ्लुएंस हुई, यानी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन की स्टेज थी। दिव्या के कोलीग्स के पास अपनी कार्स हैं जो उसके सोशल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस करती हैं, जो उसकी उसको अपनी कार खरीदने की नीड को ट्रिगर करती है। एग्जाम्पल, ऑफिस में सबकी कार्स देखकर दिव्या को लगता है कि उसको भी कार चाहिए।
सेकंड फिर फ्यूल एफिशिएंसी प्रायोरिटी आती है, यानी ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। दिव्या फ्यूल एफिशिएंसी को मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर मानती है, शोइंग हर स्पेसिफिक प्रेफरेंस। अगर एग्जांपल दूं, दिव्या डीजल या इलेक्ट्रिक कार्स पे फोकस करती है फॉर बेटर माइलेज। तीसरा, इंफॉर्मेशन सर्च वाया मीडिया या सोशल मीडिया चैनल्स। दिव्या मीडिया जैसे एड्स या रिव्यूज और सोशल चैनल लाइक फ्रेंड्स और फोरम्स से कार मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल, यूट्यूब रिव्यूज और इंस्टाग्राम पोस्ट से कार ऑप्शंस को एक्सप्लोर करती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर चौथा आता है स्पेसिफिक कलर और शोरूम डिलीवरी, यानी अपनी प्रेफरेंसेस को कम करना। दिव्या एक स्पेसिफिक कलर डार्क ग्रे था जो क्वेश्चन में, और इमीडिएट शोरूम डिलीवरी चाहती है जो शोइंग एस्थेटिक और टाइम बेस्ड प्रेफरेंसेस। एग्जांपल अगर दूं, दिव्या डार्क ग्रे कार ही खरीदना चाहती है और वेट नहीं करना चाहती। पांचवा आता है फाइनल चॉइस, यानी जिसमें आप परचेज डिसीजन ले लेते हो। दिव्या एक डार्क ग्रे कार ऑफ अ स्पेसिफिक ब्रांड फाइनल करती है, यानी उसका इससे डिसीजन कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल अगर दूं, दिव्या मारुति सुजुकी डार्क ग्रे ब्लेनो खरीदती है। अब आगे आता है कंज्यूमर रैशनैलिटी क्या है। देखो, कंज्यूमर रैशनैलिटी बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक अजम्पशन है कि कंज्यूमर्स रेशनल चॉइसेस लेते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस और अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ताकि वो अपनी यूटिलिटी तो सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। ये मल्टीपल अजम्पशंस का कलेक्टिव रिजल्ट होता है। अब ये जो की अजम्पशंस हैं, इसमें सबसे नॉन सेटाइटी ऑफ नीड्स। कंज्यूमर के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, वो कभी फुली सेटिस्फाइड नहीं होते और हमेशा ज़्यादा यूटिलिटी ही चाहते हैं। एग्जाम्पल, एक बंदा एक फ़ोन के बाद बेटर मॉडल चाहता है। ठीक है जी। सेकंड, ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कंसिस्टेंट और लॉजिकल होती हैं, यानी अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से, तो नेचुरली बात है ये सी से बड़ा होगा। एग्जाम्पल अगर दूं, अगर एक कंज्यूमर नाइकी को एडिडास से ज़्यादा प्रेफर करते हैं और एडिडास को प्यूमा से, तो नाइकी ऑटोमेटिकली प्यूमा से बड़ा होगा। तीसरा, सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव। कंज्यूमर्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके। अगर एग्जांपल दूं, बजट के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना। अब एक क्वेश्चन आता है क्वालिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनैलिटी, यानी सबसे पहला इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव। कंज्यूमर्स अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करते हैं इसके अकॉर्डिंग, उनको प्रेफरेंसेस की क्लैरिटी है। कंज्यूमर्स क्लियर और कंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस रखते हैं। पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, कंज्यूमर के पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्राइस, क्वालिटी या अल्टरनेटिव्स। नॉन सेटाइजेशन ऑफ नीड्स है, कंज्यूमर्स हमेशा ज्यादा ही चाहते हैं। अब इसमें जो कोर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है नॉन सेटाइजेशन, यानी कि हमेशा ज्यादा ही बेटर होता है। सेल्फिश मोटिव है, पर्सनल यूटिलिटी को पहले रखा जाता है। क्लैरिटी या प्रेफरेंस की वेल डिफाइंड चॉइसेस होती हैं। पोजेशन है इन्फॉर्मेशन की, इसी कारण आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हो। एग्जाम्पल अगर तू अमेजोन पे एक लैपटॉप खरीदते वक्त कंज्यूमर रिव्यू, स्पेसिफिकेशन और प्राइस कंपेयर करते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। अब आगे चलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को एडवर्ड थॉर्नडिके ने प्रपोज किया था। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कहता है बिहेवियर्स जो सेटिस्फेक्शन या प्लेजर लाते हैं वो रिपीट होते हैं, जो डिससेटिस्फेक्शन या पेन लाते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का कोर है। ठीक है जी। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स आते हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, बिहेवियर्स जो जिनके बदले में रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनको री किया जाता है और उनको रिपीट किया जाता है, लाइक आपको रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेयर या सेटिस्फेक्शन। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ये वो बिहेवियर्स हैं जिनके बदले में आपको पनिशमेंट्स मिलती हैं, आप डिस्करेज होते हो और आप उनको रिपीट नहीं करते, लाइक पेन और डिससेटिस्फेक्शन आपको मिलती है। एग्जाम्पल अगर दूं, अगर एक रेस्टोरेंट का फूड ऑसम होता है, कंज्यूमर वापस आता है। अगर खराब होता है तो वो नहीं वापस आता। अब अगर बात आती है बाउंडेड रेशनैलिटी की। देखो, बाउंडेड रेशनैलिटी एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि कंज्यूमर्स फुली रेशनल डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव कॉन्स्ट्रेंट्स और टाइम लिमिटेशंस होती हैं। ये परफेक्ट यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब इसमें जो की एस्पेक्ट्स आते हैं, सबसे पहला कॉग्निटिव लिमिटेशन। कंज्यूमर्स के दिमाग की प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड कहीं ना कहीं होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, पूरी मार्केट इंफॉर्मेशन उनके पास असेस होता ही नहीं है उसका। तीसरा, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, डिसीजंस जल्दी उनको लेने पड़ते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक कंज्यूमर 10 स्मार्टफोन्स कंपेयर नहीं करता, बस 2-3 ऑप्शंस देखकर ही डिसीजन ले लेता है। अब आती है व्हाट इन्फ्लुएंसेस बाइंग डिसीजन। देखो, फैक्टर्स जो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को शेप करते हैं। ये फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाते हैं। अब की कैटेगरीज में सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स।
पर्सनल नीड्स और मोटिवेशन इसमें फर्स्ट पॉइंट है। देखो बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड शेल्टर या आपकी जो हायर नीड्स हैं लाइक स्टेटस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन इसमें आती हैं, वो अपना इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा परसेप्शंस होगी, बिलीव्स होगी, कंज्यूमर का प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में क्या विचार है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एटीट्यूड्स हो गए, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है और यूनिक पर्सनैलिटी है, लाइक आप एडवेंचरस हो या कॉशियस हो, ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। लाइफस्टाइल और सेल्फ कंसेप्ट, कंज्यूमर का लाइफस्टाइल और उसकी सेल्फ इमेज क्या है, इस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल अगर दूं, एक फिटनेस फ्रीक नाइकी रनिंग शूज खरीदता है क्योंकि वो अपने एक्टिव लाइफ साइकिल से उसके अलाइन करते हैं। फिर आते हैं आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले परसेप्शन और अटेंशन, कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट्स को परसीव करता है और क्या नोटिस करता है, उनमें ये चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड, लर्निंग एंड मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, लर्नड बिहेवियर डिसीजंस को कहीं ना कहीं शेप करते हैं। फिर मोटिवेशन एंड मास्लोस हायरार्की, नीड्स के लेवल, यानी आप फिजियोलॉजिकल नीड लेवल पे हो, सेफ्टी लेवल पे, सोशल एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हो, ये चीज़ आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। फिर एटीट्यूड्स एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन आती है, प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स अगर आपकी हैं तो वो चीज़ आपके बाइंग डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी। एग्जाम्पल अगर दूं, स्टारबक्स का प्रीमियम कॉफी एक स्टेटस सिंबल के रूप में परसीव्ड होता है जिससे परचेज ड्राइव होती है। फिर आते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, यानी सोसाइटी के नॉर्म्स हो गए, रीजनल आपके जो ट्रेडिशन है, रिलीजियस ट्रेडिशंस है और इकोनॉमिक स्टेटस आपका इम्पैक्ट करता है। रेफरेंस ग्रुप्स और ओपिनियन लीडर्स आपके इम्पैक्ट डालते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए या पीयर्स जो आपके ओपिनियन को शेप कर सकते हैं। फैमिली और हाउस होल्ड की इन्फ्लुएंस होते हैं, फैमिली मेंबर्स की प्रेफरेंसेस और रोल भी प्ले होता है इसमें। सोशल इन्फ्लुएंस और कंफर्मिटी, पीयर प्रेशर या सोशल ट्रेंड्स का असर आपके डिसीजंस पे पड़ता है। अब कुछ स्पेसिफिक सोशल फैक्टर्स में ग्रुप्स की बात करें, पीयर ग्रुप्स या कम्युनिटीज जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर फैमिली आती है, फैमिली में पेरेंट्स, स्पाउस या किड्स के प्रेफरेंसेस भी इम्पैक्ट डालते हैं। रोल्स एंड स्टेटस की बात करें तो सोशल रोल्स और स्टेटस, लाइक सोशल रोल में आप एम्प्लॉय हो, पेरेंट हो, या स्टेटस की बात करें एलीट स्टेटस है आपका, मिडिल क्लास हो, ये चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक टीनेजर ज़ारा का ट्रेंडी आउटफिट खरीदता है क्योंकि उसका फ्रेंड ग्रुप उसे इंस्पायर करता है। चौथा आते हैं आपके सिचुएशनल फैक्टर। इसमें सबसे पहला, परचेज कॉन्टेक्स्ट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, स्टोर की एम्बियंस कैसी है, ऑनलाइन उसका इंटरफेस कहता है, ये इम्पैक्ट डालता है आपके डिसीजन पे। टाइम और अर्जेंसी, आपको टाइम प्रेशर तो नहीं है या ज़रूरत तो नहीं है या सेल एंडिंग हो गया, ये चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। फाइनेंशियल सिचुएशन होगी, बजट कॉन्स्ट्रेंट्स या डिस्पोजेबल इनकम का इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल और फिजिकल सराउंडिंग, हु इज अराउंड ड्यूरिंग परचेज, आप जब परचेज कर रहे हो आपके आसपास कौन है, फ्रेंड्स हैं, क्राउड है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एग्जांपल दूं, फेस्टिव सेल में फ्लिपकार्ट से जल्दी इलेक्ट्रॉनिक खरीदना ड्यू टू टाइम प्रेशर। अब बात आती है, डू वेब मार्केटर्स मैंडेट पर्सनल डाटा, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो वेब मार्केटर्स टिपिकली पर्सनल डाटा मैंडेटरी नहीं मांगते। डाटा कलेक्शन मार्केटिंग के लिए यूजली वॉलंटरी होती है और कस्टमर्स चूज करते हैं कि इन्फो शेयर करनी है या नहीं करनी। लाइक अब ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रेफरेंसेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री हो सकती है। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स आते हैं, वॉलंटरली कलेक्शन। देखो मार्केटर्स कंसेंट बेस्ड फॉर्म्स या कुकीज के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। पर्पस है उनका पर्सनलाइज चैट्स देने के लिए, रिकमेंडेशंस करने के लिए और कस्टमर इनसाइट्स के लिए वो इसको कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल दूं, अमेजोन साइन इन करता है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन के लिए, ये ऑप्शन देता है बट ये मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है जी। अब आगे आता है केन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी बताती है कि न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज कैसे मार्केट में अडॉप्ट होते हैं। कंज्यूमर्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन देयर अडॉप्शन स्पीड। इसमें जो की कैटेगरीज जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, सबसे पहले अर्ली अडॉप्टर्स, ये वो कस्टमर्स हैं जो न्यू टेक्नोलॉजीज या इनोवेशन को जल्दी ट्राई करते हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये ओपिनियन लीडर्स, रिस्क टेकर्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सीकर्स कोई भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर दूं, टेस्ला के अर्ली अडॉप्टर्स ईवी लॉन्च होने पे ही खरीदते हैं। फिर आती है लेट मेजोरिटी, कस्टमर्स जो लेट अडॉप्ट करते हैं अर्ली मेजोरिटी के बाद। इनकी क्या फीचर्स हैं, ये रिस्क कवर्स हैं, टेक्नोलॉजी शाई होते हैं और कहीं ना कहीं प्राइस सेंसिटिव हैं। एग्जाम्पल अगर दूं, फीचर फोन के डिक्लाइन फेज में लेट मेजोरिटी ने स्मार्टफोन को अडॉप्ट किया। अब आती है बात, व्हाट इज द बाइंग डिसीजन प्रोसेस। देखो बाइंग डिसीजन प्रोसेस एक लॉजिकल सीक्वेंस है जो कंज्यूमर फॉलो करता है जब वो परचेज डिसीजन लेता है। वैसे तो मैं ये करवा चुका हूँ, बस एक इसका और फॉर्म करते हैं।
इसमें जो स्टेजेस आते हैं, सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन, कंज्यूमर को नीड या प्रॉब्लम जब रियलाइज होती है, ये वो स्टेज है। फिर कॉम्प्रिहेंशन, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन गैदर करता है और ऑप्शंस को समझता है। फिर एटीट्यूड बनता है, कंज्यूमर ऑप्शंस के प्रति एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस बनाता है। लेजिटिमाइजेशन होती है, कंज्यूमर ओपिनियंस इवेल्युएट करता है और चॉइसेस को जस्टिफाई करता है, लाइक प्राइस, क्वालिटी और फीचर्स को इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है अडॉप्शन की, कंज्यूमर फाइनल प्रोडक्ट अडॉप्ट करता है और परचेजेस करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंज्यूमर न्यू लैपटॉप के लिए नीड रिकॉग्नाइज करता है, रिव्यू से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ब्रांड्स के प्रति एटीट्यूड बनाता है, यानी डेल को बेस्ट जस्टिफाई करता है और परचेज करता है। सो आपको खूबसूरत जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको करवाया जा रहा है। सारी यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं। 8th यूनिट चल रही है, ये हमारी कल तक कंप्लीट हो जाएगी। रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे चल रही है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।